नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के प्रैक्टिस सेशन। बच्चों, आज आप लोगों को मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने एक बुक अपनी निकाली है। इस बुक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है और इसी से संबंधित एक प्रैक्टिस बैच भी मैंने एप्लीकेशन पे लॉन्च करना चाहा है, जो कि 15 अगस्त को शुरू होगा। तो जो भी बच्चे अगर बुक को केवल लेना चाहे तो बुक भी अवेलेबल है, और अगर इस बुक को आप पूरे डिटेल में आंसर्स वगैरह करना चाहेंगे तो उसके लिए एक प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा पूरा का पूरा कोर्स भी बना हुआ है। जो बच्चे अगर कोर्स को भी लेना चाहें तो ये मेरा एप्लीकेशन है ब्रेन एनरिचमेंट अकेडमी, और ये जो कोर्स का प्राइस है वो 7,000 रुपये है और बुक का जो प्राइस है वो 500 रुपये है। और हाँ, इस बुक के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस है वो 1000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें मैंने तीनों मॉड्यूल को कवर किया है। जैसे कि जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है, मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ, आपका पेपर 3 भागों में विभाजित है। कहने को 20-20 नंबर के 5 सेक्शन है, पर अगर हम कंटेंट को डिवाइड करें तो इसमें एक पार्ट आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट का है, एक पार्ट आपका पेडागोजी का है और एक पार्ट आपका एजुकेशन का। ये बुक इन तीनों मॉड्यूल को कवर करते हैं, बिल्कुल सेपरेट बनाए गए। पहले वाले में आपको सीडीपी मिलेगा, नेक्स्ट में आपको पेडागोजी मिलेगा, आखिरी में आप लोगों को एजुकेशन का पार्ट मिलेगा। उसके बाद बेटा ये जो मेरा प्रैक्टिस बैच है, मैंने बताया ये 15 अगस्त को शुरू होगा और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 2000 रुपए। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, जो बच्चे इसको अवेल ऑफ करना चाहते हैं, जो बच्चे मेरे साथ एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, उन बच्चों की कोर्स की 6 महीने की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। इसमें उनको जो बुक है, ये वाली जो बुक है वो जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है क्वेश्चन बैंक की, ये आपकी एप्लीकेशन पे अपलोड करा दी जाएगी। और उस बुक में से रोज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी पहले की तरह वही आपको बोर्ड पीडीएफ में मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन, आपके डाउट के ऊपर आपके अकॉर्डिंगली एक नया क्वेश्चन, जो सारी चीजें सेल्फ फ्रेम्ड होगी। पीपीटीज का इस्तेमाल मैंने ना कभी किया है। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते आए हैं शायद वो इस बात को एक्नॉलेज भी करेंगे कि मैं हमेशा अपने हाथ से पढ़ाती हूँ, ठीक है। और जो बच्चे बुक को अगर कोरियर करवाना चाहते हैं, ये बेटा थोड़ा सा मिट किया है, तो क्वेश्चन बैंक जो होगा this will be uploaded on application, and those who do not want to buy any batch, simply they want to have book, तो उसके लिए आपका बुक प्राइस 500 रुपए है। एंड वन मोर थिंग, इसमें कोरियर चार्जेस इंक्लूड नहीं है, तो कोरियर के चार्जेस भी जो होंगे वो आप लोगों को बेयर करने होंगे। मेरी तरफ से एक अच्छा प्रॉपर पीआरटी के लेवल का क्वेश्चन बैंक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पहला वाला क्वेश्चन कहता है, पहले आप लोग रीड करेंगे जब भी, तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस में पूछा है कि प्याजे का एसिमिलेशन कहाँ है। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को अच्छे से पूरा करेंगे तो पहले वाले में आता है कि यदि आप पूर्ववर्ती यानी कि प्री एग्जिस्टिंग, बेटा मैं ना जो पावर वर्ड्स वगैरह है उनको अलग से अंडरलाइन कर, मैचिंग बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग। पहला वाला ये कह रहा है कि जो आपके पहले का स्कीमा है उसके अकॉर्डिंगली आप एनवायरनमेंट की जो भी डिमांड्स है उसके साथ इनका मैच बनाते हो। सेकेंड में है कि यू विल बी कमिंग आउट विथ सम न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। तो जहां पर भी आपका चेंज आ गया, जहां पर आपने कोई सुधार कर दिया या आप लोगों ने इसके अंदर कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करी है जो आपके पहले के स्कीमा बने हैं। थर्ड में है जहां पर आपने दोनों ज्ञानों के बीच में साम्यावस्था बनाई है, आपका पहले का ज्ञान क्या था और आपका अभी का ज्ञान क्या है। चौथे में है प्रत्यक्षात्मक और संज्ञानात्मक, जो भी आपके सामने आपको दिख रहा है चीजें, उन चीजों को लेके जब अपने माइंड में आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो तो आप उस सारी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर। ये चारों जो ऑप्शन है ना, एवरी ऑप्शन स्पीक्स ऑफ पियाजेस थ्योरी एंड हिज टर्म्स। तो एक एक के अंदर कौन कौन सी टर्म का इस्तेमाल हुआ है, पहले वाले के अंदर हमारे को मिलता है आंसर, जहां पर है आप लोगों का एसिमिलेशन। आपको याद करने का तरीका मैंने हमेशा क्या बताया है कि बेटा जब भी वर्ड आपका एसिमिलेशन है, डबल एस को पकड़ोगे, पहले एस का मतलब है सेम, अगले एस का मतलब है स्कीमा। तो सेम स्कीमा जो पहले का चला आ रहा है, इस स्कीमा से आप एनवायरमेंट के साथ एक तरीके से कोप अप कर रहे हैं। आंसर आपका बना है पहला वाला। लेकिन दूसरा आपको क्या कह रहा है,
कि जब आपने समायोजन करा है, जब आपने समायोजन कर लिया, तो दिस विल बी योर एकोमोडेशन। तो इस एकोमोडेशन को भी कैसे याद रखते हैं, हम डबल सी को पकड़ते हैं। जैसे ऊपर वाले में डबल एस को, तो यहाँ पे जो डबल सी है, पहला कह रहा है चेंज करोगे या आप क्रिएट करोगे नया वाला। सेकेंड वाला दिस विल गो विद योर एकोमोडेशन पार्ट। सी वाले में आते हैं जहां पे पुराना ज्ञान और नया ज्ञान, यानी कि जब आप इक्विलिब्रेशन में आते हैं, क्योंकि कई बार जब ये मैच पूर्व ज्ञान का और नए ज्ञान का बैलेंस नहीं बनता तो हम असंतुलन कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। बट इफ यू कैन एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन व्हाट यू लर्न्ड अर्लियर एंड व्हाट यू आर फेसिंग न्यू, अगर आप इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन कर देते हैं, यू हैव अचीव्ड इक्विलिब्रेशन। यहां पर आप लोगों का बन गया इक्विलिब्रेशन। अब बचा चौथा वाला टर्म, क्या कह रहा है? चौथा वाला टर्म वही कह रहा है कि जब भी आप एनवायरमेंट के साथ कोप अप करना चाहेंगे, एवरी डे यू विल कम अक्रॉस टू न्यू चैलेंजेस। जब भी आपके पास नई परिस्थितियां आएंगी तो आपको बार बार नई इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवस्थापन। ये कहलाएगा आपका व्यवस्था। और हाँ बेटा, एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दिखाया ना, बुक में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, बाइलिंगुअल है। और बुक जो है वो आपकी बुक फॉर्मेट में हो। जैसे आप लोगों को जब मैं एप्लीकेशन पे टेस्ट करवाती थी, हर 5 दिन के बाद छठे दिन आप लोगों का टेस्ट होता था, तो मैं आपको दोनों रूपों में देती थी पीडीएफ। एक जिसमें मेरा सारा हाथ का लिखा सोल्यूशन और नए क्वेश्चन जो आप बनवाना चाहते हो उसी समय बनेंगे, और साथ ही आप लोगों को एक प्रॉपर पीडीएफ जिसमें अगर आप प्रैक्टिस खुद करना चाहो मेरे करा लेने के बाद, तो वो भी रहेगा। तो ये आपका जो कोर्स ड्यूरेशन प्रैक्टिस बैच का है 3 महीने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निर्माण का सबसे आवश्यक घटक, एक ना ये वर्ड हमेशा पकड़ा करो कि अगर पूछा जा रहा है कि सबसे आवश्यक क्या है, तो हो सकता है सारी चीजें ठीक हो, लेकिन आपको वो पकड़नी है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। पर इस वाले क्वेश्चन में तो आपको काफी चीजें आसान मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल इररिलेवेंट होगी। एक बार देख ले, अनुभवों और अंतः क्रियाओं के माध्यम से मानसिक निर्माण करने में सहायता दी जाती है। ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, ये वर्ड कह रहा है कि ए वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि जब पियाजे की बात है तो व्यक्तिगत संरचनावाद है, तो दूसरों की सहायता होगा, वो तो वाइगोत्स्की पे चला जाएगा। पहला वाला रूल आउट कर दो। दूसरे पे आते हैं भौतिक और सामाजिक जगत, इसके लिए पियाजे ने खास बोला है भौतिक और सामाजिक। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा हो, शायद उसको समझने में दिक्कत आए, तो पियाजे ने सामाजिक अनुभवों की बात करी है, सामाजिक संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम जनरेशन टू जनरेशन करते हैं, उसकी बात नहीं करी। तो यहाँ पे सामाजिक जगत के माध्यम से सक्रिय रूप से सार्थक समझ का निर्माण करना सही है। उन्हें उनकी वर्तमान समझ के स्तर से अगले स्तर तक पहुंचाना, वाइगोत्स्की का ZPD। उन्हें अनुकरण करने के लिए मॉडल व्यवहार, बेंड्यूरा साहब आए, जहां पर उनका अवलोकन, जहां पर अवलोकन अधिगम, व्हाट वी कॉल एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सोशल लर्निंग। तो आंसर आपका क्या बना? बी बना है। क्वेश्चन 2 का बी बना है। नेक्स्ट वाले पे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की जी को हमने 2 बार वहां पे रूल आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे देख लेते कि एक्चुअली फिर वाइगोत्स्की जी कहना क्या जा रहे थे। छात्रों पर सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का प्रभाव, अगर उन पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है they will be simply receiving what environment is offering to them। ये बात तो आपकी मेन सोशल लर्निंग पर आ गई कि समाज में जो प्रचलित है उसका आप प्रभाव ले रहे हैं। वाइगोत्स्की में गलत हो गया। यह विचार कि सीखना छात्रों को संस्कृति और समाज के बारे में जानने के लिए चुनौती देता है। आपके लिए सिर्फ ये नहीं है कि जो भी आपके आसपास ज्ञान है आपको सारे को धारण करना है, फिर तो एक नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा कि आपको जितनी भी नॉलेज है वो सारी लेनी। यह विचार कि छात्रों का वातावरण उनके सीखने में भूमिका निभाता है, बिल्कुल, क्योंकि उनके वातावरण में ही ये बताया गया कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल या हम कहें कि कल्चरल टूल्स है, जिसमें भाषा है, उनकी संस्कृति है, तो उन चीजों में क्या उससे मदद मिलेगी
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, ताकि वो बच्चे का जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन है वो हायर मेंटल फंक्शन पे कैसे आएगा, उसमें जो उसको अपने परिवेश से जो एक स्कैफोल्डिंग अपनी एमक्यू से मिलेगी, तो वो स्कैफोल्डिंग उसको उसके करंट लेवल से उसको नेक्स्ट हायर लेवल पर ले जाएगी। तो वो चीज आपको मिलती है यहाँ पर। उसके बाद यह विचार कि एक छात्र दूसरों के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को सीखता है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोबारा वही है कि आपको सीखना ही है दूसरे के जो भी मानदंड है। भाई अगर दूसरे की संस्कृति में कुछ कुप्रथाएं भी है, तो क्या आप उन सोशल इविल्स को भी धारण कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वाइगोट्स्की का क्या मतलब है कि जिसको सोशियो कल्चरल बोला गया, एट लार्ज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इसलिए एनवायरमेंट से बच्चे को क्या सीखने में मदद मिलती है, सीखने में जिस ज्ञान की वो रचना करेगा, बजाय कि उन सारी चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करने। आ गया हो तो आंसर बना है, थर्ड वाले का आंसर बना है सी वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, ब्रूनर का निर्देश सिद्धांत। बेटा ब्रूनर का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, अभी जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ये सारे मैंने नियोस 506 चैप्टर नंबर 4 थिंकिंग वाली यूनिट में से बनाए। तो ये जो भी क्वेश्चन है ना, तकरीबन क्वेश्चन का मैं प्रूफ, आप अगर आपको चाहिए होगा मैडम कहाँ से बना रही हो क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बनकर आता है, पर आपकी बुक में चैप्टर 4 में वाइगोट्स्की नहीं दे रखा। नियोस के कंटेंट में एक बात है बेटा, नियोस का बहुत सारे आपको वीडियोस किताबों के ऊपर सब पे लिखा होगा, पर ये चीज ना आपको शायद खुद पढ़ने पे पता चलेगी। इनफैक्ट खुद भी कई बार नहीं हो पाता, तभी आपको मेंटोर चाहिए होता है। नियोस का जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका कंटेंट कितना कितना छूटा हुआ है, उन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कितनी अधूरी जानकारी है। इंग्लिश वालों को ज्यादा कंटेंट मिल रखा है। दूसरी बात, गलतियां हिंदी की बुक में ज्यादा है। तीसरी बात, ये कंटेंट इतना हैज़र्ड वे में लगाया गया है कि बच्चा अपने से अगर यूनिट पढ़ेगा तो जब वो आगे जाएगा तो पीछे का भूल जाएगा, क्योंकि उन दोनों में कनेक्शन नहीं होगा। फिर जब वो अगले यूनिट पे जाएगा तो उसको बीच वाली यूनिट को छोड़ के फिर पीछे जाके देखना होगा, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। इसलिए जब आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं जो बच्चे, मैंने आपको ना सीक्वेंस इस प्रकार की पढ़ाई है कि 506 अगर मैं पढ़ा रही हूँ, यूनिट 1 और 2 ब्लॉक की इकट्ठी चली, लेकिन जब हम ब्लॉक 2 पर आए तो मैंने तीसरे और पांचवें को जोड़ा, चौथे और छठे को जोड़ा। और अगर मैंने इसको तीसरा चौथा पांचवा छठा करा देती तो फिर मुझे टीचर कहलाने का हक नहीं। तो नियोस पढ़ो, लेकिन नियोस को बड़े ध्यान से हैंडल करके पढ़ना है। तो ब्रूनर का वाला आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसका मेन जो वैसे आने वाला क्वेश्चन है वो या तो आएगा आपकी अवस्थाओं के ऊपर या आएगा स्पाइरल करिकुलम। और एनटीटी वाले बच्चों को तो तकरीबन देख लेना, हर साल में ये क्वेश्चन आता है स्पाइरल करिकुलम का। पीआरटी की भी बहुत शिफ्ट्स को आता है। तो ब्रूनर का निर्देश सिद्धांत किस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर? पहला, छात्रों की परिपक्वता शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कह रहा है कि अस्वीकार करता है। इन्होंने बोला, इनका एक कथन है जो आप लोगों ने लिखा है, सबके कथन है, पियाजे के, वाइगोट्स्की के, ब्रूनर के, जॉन डुई के, सबके एप्लीकेशन पे आपने लिखी। ब्रूनर साहब ने ये कहा था, विकास के किसी भी पड़ाव पर बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। At any stage of development, child could be made to learn anything provided you have a right set of instruction। यदि आपको ये पता है कि अनुदेशन के सिद्धांत में आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर को लेके चलोगे, कैसी सीक्वेंस को फॉलो करके चलोगे, कैसे आपको रेनफोर्समेंट बच्चे को देनी है, और उन सबसे पहले बच्चे का रेडीनेस उसको सीखने के लिए कैसे बनेगा। जहां पियाजे सीखने की तत्परता में परिपक्वता को मेन मानते हैं, वहीं पर ब्रूनर इस परिपक्वता को नकारते हैं। उनके अनुसार सीखने की तत्परता में बच्चे के पूर्ववर्ती अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन पूर्ववर्ती अनुभवों का अगर आपको ज्ञान है तो आप अपने कंटेंट पर एक स्ट्रक्चर दोगे, उसमें एक सीक्वेंस लेकर चलोगे, और जब बच्चा उनको सीखने लगेगा तो आप उसको रेनफोर्स करते हुए दोबारा आगे बढ़ाओगे, छोड़ नहीं जाओगे। और उसी को कहा गया
कुंडली नुमा पाठ्यक्रम, spiral curriculum, which simply states that the knowledge once created will not be lost at that stage, but it will be taken forward to next higher stage so that knowledge could be consolidated. अगर आप ज्ञान को सही रूप में स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो सीखे ज्ञान को छोड़िए मत, उस सीखे ज्ञान को जोड़ते हुए बच्चे को आगे की ओर ले जाइए। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? वो इस बात को अस्वीकार करते हैं कि परिपक्वता महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात किसका की फैक्टर है? पियाजे का। सीखने को सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक प्रेरणा, उन्होंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट या जिसे मोटिवेशन कहीं से में लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि आप बच्चे को यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए ये नहीं कह रहे कि बच्चे की अपनी आंतरिक रुचि क्या है। इनका ये कहना है कि जो बच्चे ने सीखा है वो सीखना ही उसके लिए खुद ब खुद इतना बड़ा रोल निभाए कि अगली नॉलेज में अगर वो सीखा ज्ञान काम आ रहा है तो वो खुद ब खुद एक रेनफोर्समेंट बन जाएगी कि मैं इन चीजों को पढ़ता चलूं, समझता चलूं। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट की बात की गई है। आंतरिक अभिप्रेरणा में उस सेंस को नहीं कहा गया जो आप बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, विशेष रूप से बच्चे को प्रभावित करती है, विशेष रूप से लिखा है फैमिली स्ट्रक्चर स्पेशली अफेक्ट्स। बेटा यहाँ पर विशेष रूप से लिखते हैं परिवार, विशेष रूप से परिवार बच्चे के डैश को प्रभावित करती है। शारीरिक विकास को, सोशियो इमोशनल को, एक सेकेंड बेटा, मानसिक विकास को, सभी को। तो ध्यान यहाँ पे क्या करना है? देखो, जहां पर आपका शारीरिक विकास है, फिजिकल जो है ना, वो ज्यादातर आपका हेरिडिटी यानी कि जो आपका आनुवांशिकता है उससे प्रभावित है कि आपकी जीन्स की क्या वायरिंग हो रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कद काठी बनेगी। उसके बाद है बेटा सामाजिक भावनात्मक, ये परिवार के ऊपर। जहां पे एक मानसिक विकास है बेटा, फिर से ये आपका इंटरनल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि जो कि आपको कहीं ना कहीं हेरिडिटी से मिलता है, जो कि आपका आंतरिक कारक है। लेकिन ये जो सोशियो इमोशनल है ना, ये परिवार पर, परिवार में ये आपके ऊपर है कि आपकी पालना के। कई परिवारों में लड़का लड़की में यदि भेदभाव होता है तो वो लड़की को लड़की होने का एहसास, परमात्मा ने तो उसे भी एक प्राणी के रूप में भेजा है, लेकिन ये समाज है जो उसे लड़का और लड़की और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और उस हिसाब से जेंडर भूमिकाएं देता। तो जो सोशियो इमोशनल है वो परिवार देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है उसका कद काठी अलग है, अगर घर वाले ही उसको बार बार उसको इस चीज का एहसास कराएंगे कि उसमें क्या कमियां है, तो बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट रुक जाएगा। यदि परिवार में बच्चे को शुरू से ही स्नेहपूर्ण वातावरण मिल रहा है, इफ अ चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्शनेट एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट चाइल्ड इज गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट सक्सेस चांसेस इन फ्यूचर, क्योंकि वहां पे बच्चे का एक सोशियो इमोशनल डोमेन जो है वो बैलेंस आ गया होगा समझ में। आंसर बना बी वाला। छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला संदर्भगत कारक नहीं है, यानी कि कंटेक्चुअल फैक्टर नहीं है। पहले तो ये देख ले, क्वेश्चन को सीधा कर दे। अगर नॉट कंटेक्चुअल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मुझसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि एनवायरमेंट जो है, जो वार्म का एनवायरमेंट है, तो अगर हमारे को एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वार्म वाले एनवायरमेंट की बात करें, यहाँ ध्यान रहे बेटा, एनवायरमेंट वातावरण को दो रूपों में दिया गया है। एक वातावरण है जो बच्चे को गर्भ के अंदर प्राप्त होता है, और एक वातावरण है जो कि संदर्भगत वातावरण है, जो कि बच्चे को जन्म के बाद मिलता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा वाला ढूंढना है? जो गर्भ के अंदर वाला है, तो वो मिल जाएगा गर्भवती महिलाओं का एक्सरे कराना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार का रवैया, सहकर्मी समूह, ये सारे के सारे बी सी डी यहाँ पर आ जाएंगे, और ए वाला आपका आंसर बनेगा, क्योंकि अगर नॉट कंटेक्चुअल है तो इसका मतलब वो कह रहा है जो वार्म के अंदर वाला एनवायरमेंट,
ये मैंने कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, ये आप लोगों का 506 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 1, जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस और प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं और फैक्टर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन कौन से साल में कब सबसे ज्यादा आए, वो साल था 2018 का। तो जब आप पढ़ते हैं ना PYQ आपके कैसे निपट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 7, वह अवस्था जब बच्चा नैतिकता के सामाजिक मानदंडों को स्वीकार करने से पहले सही और गलत की अपनी समझ को बनाता है, उसको शामिल करता है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नैतिक पूर्व, क्योंकि पारंपरिक से तो पहले है, क्योंकि सामाजिक मानदंडों से पहले, करने से पहले। सामाजिक मानदंडों वाली अवस्था कौन सी है, कन्वेंशनल है। तो अगर मैं कह रही हूं कि इस सामाजिक मानदंडों को धारण करने से पहले, तो वो होगा आपका अपने आप ही प्री कन्वेंशनल, जहां पे बच्चे का अपना सोचने का नजरिया है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या लग रहा है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा स्टेज नंबर 2 पे क्या लग रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक्सचेंज है कि भाई मेरे को कहाँ पर पर्सनल गेन्स वगैरह मिलेंगे। तो वो अभी सामाजिक क्या नियम वगैरह है वो नहीं जानता, वो अपने ही चला रहा है। तो अभी हम कहते हैं बच्चों में इस अवस्था में नैतिकता का अभाव है। तो आंसर बना आप लोगों का सी वाला। और ऑटोनॉमस जो है वो पियाजे की वो स्टेज है जहां पे तो बच्चा सामाजिक मानदंडों को सबको समझने के बाद उसका इतना विवेक बन जाता है कि वो खुद से अपनी मोरालिटी को एक नए आयाम के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे की रीजनिंग बहुत अच्छी। 8वां, प्री स्कूलर के सामाजिक भावनात्मक कौशल हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ना स्टेज वाइज करना है। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाया है, ये बच्चे क्वेश्चन ना कैसे करने होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पास ना सेल्फ कंसेप्ट, इसमें से क्वेश्चन पहले मैं लिख देती हूँ जिनके पेपर में डेफिनेटली आएगा। एनटीटी का पेपर पहला होगा, आएगा ही आएगा। पीआरटी की कुछ शिफ्ट्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ से तैयार करना है बेटा, 506 का यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 5 दोनों को मिक्स करा हुआ है। सब में कंटेंट ना ओवरलैप कर रहा है, किसी में इतना टुकड़ा, किसी में इतना, कहीं में रिपीट। तो क्या करना होगा, वहां पर आपको यूनिट नंबर 5 में थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, जहां पे खास अर्ली चाइल्डहुड, तो मैंने जानकर नाम अर्ली चाइल्डहुड नहीं रखा, मैंने उसको घुमा के प्री स्कूलर कर दिया है। तो अब तो आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस, उनको कौन कौन से अलग नामों से बुलाते हैं, ईच का एप्रोप्रिएट स्लैब क्या होगा, वो सब पता है। तो इसके अंदर बच्चा अपने आप को डिस्क्राइब करता है और उसका खुद के लिए कंसेप्ट उभर रहा है, इमर्ज कर रहा है, अभी उभर रहा है। वो अपने आप को कैसे डिफाइन करता है, जैसे मैंने एक बता रही थी उसमें बच्चों को ऐप पर एक ना नाटक आया था छोटी सदानी करके, उसमें जो मेन बच्चा मतलब दिखाया था वो बार बार अपने नाम को लेके बताता था। जैसे मान लो रोहन नाम है या करणजीत नाम है, करणजीत को ये बहुत पसंद है, करणजीत तो बहुत ब्रेव है। तो वो जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड का है ना, वो अपने आप को डिस्क्राइब करता है पर उसमें अपने आप को इवैल्यूएट करना, जो एक प्रॉपर सेल्फ कंसेप्ट का रोल है, वो बच्चे में नहीं आता। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को एब्सोल्यूट टर्म में बताता है। दो बातें, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। अगर एब्सोल्यूट है अर्ली चाइल्डहुड, अगर रिलेटिव है मिडिल चाइल्डहुड। क्योंकि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एब्सोल्यूट है तो वो बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, वो अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत सियाना हूं, जो भी है। तो वो बच्चा अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता। ये कंपैरिजन मोड वगैरह कब आते हैं, जब बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज वगैरह बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही बातें अपने आप में सही है। बाकी जब भी सेल्फ कंसेप्ट होता है तो उसमें दो डायमेंशन, वन इज योर डिस्क्राइबिंग का मतलब है जहां पर आप अपने गुणों का वर्णन कर सकते हो, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। बट इफ यू ऑल्सो नो अलोंग विद द स्ट्रेंथ यू नो योर शॉर्टकमिंग्स, तो आपको पता है कि आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप अपने प्रति एक आलोचनात्मक तरीके से करते हो कि मैं जो है कहां पर मेरे में कमियां हैं। तो वहां पे आप सेल्फ इवैल्यूएटिव होते हैं। दोनों ही सेल्फ कंसेप्ट की डायमेंशन। अच्छा टॉपिक है, कुछ पार्ट इसमें मिसिंग है, वो मैंने आप पे आपको करा रखा है। 9वें नंबर का क्वेश्चन, बच्चों को राष्ट्रीय नीति 2013 बच्चे को किसी भी व्यक्ति के रूप में मानती है जो कि 18 साल से कम उम्र का है। अब बेटा इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन में ना एज के बहुत सारे पूछे हुए,
जैसे अगर हम लेते हैं कि भाई आपके 1986 एक्ट में क्या है, चाइल्ड लेबर वाले में 14 वर्ष से कम दे रखा है, 1986 के जुवेनाइल एक्ट में 16 से कम दे रखा है, फिर बाद में रिवाइज किया गया, फिर दामिनी कांड के बाद भी रिवाइज किया गया था, जब जो लड़का उस समय छोटी उम्र का था उसको बोला गया कि नहीं उसने इतना हीनियस क्राइम किया है तो ये आप जुवेनाइल क्यों मान रहे हो, तो इसको रिवाइज करते गए। तो वो बार बार यहाँ पे एज का पूछते हैं। एंड एक चीज और बताते हैं आपको, एज का ना क्या होता है कि हम जो भी एज लेते हैं उसके दो आधारों पे एज को लेकर हम किसी एज को डिसाइड करते हैं। अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं तो उसमें हम कानूनी दायरों के अंदर लेकर चलते हैं कि बाल श्रम के अकॉर्डिंगली आपने बालक किसको माना है। इसी प्रकार जो हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में लेकर चलते हैं तो वो डेवलपमेंटल टास्क वगैरह जो कि मेच्योरिटी के अकॉर्डिंगली आते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल है। तो आपके एज के दो डायमेंशन, एक आप बायोलॉजिकली करते हो जिसमें आप लोगों की डेवलपमेंटल स्टेजेस आती है, और एक आपका लीगल पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आप नियम कानून जो बनाते हो उसके अकॉर्डिंगली एज डिसाइड करते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपका बायोलॉजिकल है एंड योर लीगल है ये हमेशा सेम होगा, ये अलग अलग होता है। तो हमारे को सबका पढ़ना हो।